नींव रखी गई है और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो उस समय संघर्ष करना यह अनिवार्य था और संघर्ष करते समय काम करना एक प्रकार से आसान भी होता है। अभी आपकी समस्या यह है कि संघर्ष करें तो किससे करें। जैसा कौरव और पांडव का हो गया था और फिर कृष्ण को बताना पड़ा कि नहीं, हमें संघर्ष करना ही है। तभी सुदूर सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी भी संघ के विचारों से आई एक संस्था है। भारतीय मजदूर संघ भी, उनकी भी जननी एक ही है। तभी हम संघर्ष करें तो किससे करें। और हमारी जो सीख है कि देश के हित में करें काम, और काम का लेके पूरा दाम। अब काम देश के हित में भी करना है और काम देश के हित में नहीं होगा ऐसा अगर हम कहते हैं तो मीडिया खड़ी है, वो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी देश के हित में काम नहीं कर रही है। तो आपका एक प्रकार से एक बड़ा संकोच हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है कि हम कैसे बर्ताव करें। मित्रों, मैं एक यूनियन लीडर का लड़का रहा हूँ। मैं पहले 8 साल रेलवे में मैंने सर्विस की हूँ। वहाँ पे भी मुझे यूनियन बाजी करने में मजा आता था। स्ट्राइक करो, बंद करो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, बड़ा मजा आता था। उसके बाद से मैं कई कंपनियों का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया और अभी 10 साल से मैं महाराष्ट्र के पावर सेक्टर के सभी कंपनियों के बोर्ड पे हूँ। ये पीएसयू जो है एमटीएनएल, उसके भी बोर्ड पे हूँ। इस सभी कर्मचारी संख्या बहुत बड़े है। जैसे महाराष्ट्र में एमएससीबी तीनों चारों कंपनियों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर लेबर मिलाया जाए तो लगभग 2 लाख लेबर है। तो मुझे दोनों में साइड देखा हो, मुझे बैटिंग करते समय क्या सावधानी बरतनी है वो भी समझ में आता है और बॉलिंग करते समय क्या करना चाहिए वो भी समझ में आता है। इसलिए मैं कुछ बातें आपके सम्मुख स्पष्टता से रखने का धैर्य कर रहा हूँ। यूनियन जरूरी है कि यूनियन बिल्कुल जरूरी है, लेकिन यूनियन के जो आयाम है वो अभी बदलते जा रहे हैं। पहले की जो यूनियन थी तो कम्युनिस्टों की सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, उसमें देश में हित में करेगी काम, इस प्रकार की भावना नहीं थी। अन्यथा 1947 से 2014 तक 60 सालों में देश ने जितनी प्रगति की है उससे अधिक प्रगति केवल मात्र 12 साल में हो गई। क्योंकि ये जो सरकार है ये देश के हित में करे काम, इस विचार से चलने वाली सरकार है। और आप बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे यूनियन के सदस्य हैं जिसमें पढ़ाया जाता है देश के हित में काम करो और फिर उसका पूरा दाम लो। ऐसे किसी भी यूनियन के टीचिंग में इस प्रकार का विषय नहीं आता कि देश के हित में करे काम। सब जगह जिंदाबाद मुर्दाबाद और कर्मचारियों के लाभ, कर्मचारियों की छुट्टी, कर्मचारियों का पगार, बिना काम किए पगार। मुझे ऐसे बहुत सारे ऑफिस वेयर मालूम है कि सालों सालों काम ही नहीं करते हैं। मैं रेलवे का एक किस्सा बताता हूँ। भुसावल डिवीजन में प्रतिवर्ष वहाँ पे जो ड्राइवर होता है, लोको पायलट जिसको कहते हैं, उसको वहाँ पे अवार्ड मिलता था। अवार्ड इस बात का कि एक्सीडेंट फ्री सर्विस, कि पूरे साल में इन्होंने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया और सर्विस दी है। तो ऐसा पता चला कि एक ही व्यक्ति को, एक ही लोको पायलट को लगातार 4 वर्ष वो अवार्ड मिला। फिर पता चला वो ऑफिस बेरर था, कभी उसने गाड़ी चलाई नहीं। तो इस प्रकार की एक विचारधारा, और दूसरी तरफ देश के हित में करेगा। यानी भारतीय मजदूर संघ के संलग्न जितने भी पदाधिकारी हैं ये अपनी पूरी ड्यूटी करके फिर वो नेतागिरी करते हैं। और हमारे इधर अगर नेता इफ ही डजंट लीड बाय एग्जांपल ही विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज लीडर। ये एक हमारे पे फर्क है और इसी उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं।
तो मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पहले अलग प्रकार की समस्याएं थी। फैक्ट्री फ्लोर, इस पे ज़्यादा यूनियन के विषय थे। अंडर रेस्ट लोगों को काम करना पड़ता था, 3-3 शिफ्ट थी। लेकिन अभी जो है परिस्थिति पूरी तरह बदल गई है। फैक्ट्रियाँ कम हो गई है, फैक्ट्री के साथ साथ काम करने का तरीका कम अलग हो गया है। वहाँ पर भी एसी का वातावरण होता है, ऑटोमेशन भी हो गया है। और उससे ज़्यादा और अधिक हमारे जो असंगठित कामगार हैं, व्हाइट कॉलर कामगार है, अभी जैसा आईटी क्षेत्र में बहुत बड़े कामगार काम कर रहे हैं, डेटा सेंटर आ रहा है, ऐसे अनेक प्रकार के हैं। तो ये शिफ्ट होते जा रहे हैं। ये शिफ्ट होते होते हम लोग भी शिफ्ट हो रहे हैं क्या, इसका भी हमें समय समय पर पुनर्विचार करना जरूरी है। मैनेजमेंट के भी हिसाब से पहले हर चीज में झगड़ा होता था, बोनस का रेट तय होता था। बोनस वॉज लिंक विद प्रॉफिटेबिलिटी। मैनेजमेंट कहते कि हमारी बैलेंस शीट है, हम कैसे बोनस दे पाएंगे। ग्रेजुएटी की भी काफ़ी समस्याएं थी, लेबर लॉस की समस्या थी, स्ट्राइक करने की समस्या थी, ले ऑफ की एक प्रोसीजर थी, ऐसी अनेक समस्याएं थी। लेकिन स्लोली कायदे कानून में मैच्योर होते गए। आपको शायद पता होगा कि बोनस एक्ट की उत्पत्ति कैसी हुई। पहले जब मालिक की सेवा कर्मचारी करता था तो मालिक दिवाली में खुश होकर उसको कुछ ना कुछ दिवाली देता था, वो अपने खुशी से देता था, जिसको हम एक्स ग्रेशिया कहते थे, गिवन आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। फिर कभी कभी मालिक भूल गया तो कर्मचारी उसको रिमाइंड करता था कि साहब इस बार दिवाली नहीं दी आपने। तो इस प्रकार से वो डिमांड होते गई कि मुझे बोनस चाहिए। ऐसे करते करते फिर बोनस एक्ट आ गया। बोनस एक्ट आने के पहले प्रॉफिट लॉस स्पेलिंग किया गया। फिर आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको देना अनिवार्य है, इस प्रकार के उसमें प्रावधान हो गए। तो कुल मिला के लेबर यूनियन के उस लिहाज से जो काम थे वो कम हो गए। आज वैसे ही कुछ चीजें मिलते रहती हैं। फिर भी हम लोग कभी कभी अपने अस्तित्व के लिए कुछ तो भी कर रहे हैं, हम स्ट्राइक कर रहे हैं, हम नोटिस दे रहे हैं, इस प्रकार के उत्तेजना निर्माण करने का काम करते हैं। और भारतीय मजदूर संघ की जो यूनियन है उसका मैं अनुभव करता हूँ, वो उसमें अग्रसर नहीं होते हैं। लेकिन बाकी सब यूनियन अपना अस्तित्व दिखाने के लिए वही करते हैं। मैं भी आते आते देख रहा था कि महाजन को जो कंपनी है वो कंपनी अभी खतरे में है, कंपनी बंद पड़ जाएगी। इस प्रकार के मैं ये देख रहा था सोशल मीडिया पे, कल MERC ने ऑर्डर दे दिया। लेकिन मित्रों, आपको ये समझना जरूरी है कि देश में हित में करेगा तो देश के हित में काम करने का जो बीड़ा है केवल आपने नहीं उठाया, सभी ने उठाया। जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकार है, मैनेजमेंट है, उसमें से भी कुछ लोग बैठे हैं तो जो देश के हित में काम कर रहे हैं। अब देश के हित में अगर हमारे को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी है, हमें GDP को ग्रोथ देना है, तो कुछ निर्णय सरकार ने भी करना अपेक्षित है। और वो करते समय हमको भी सरकार को या मैनेजमेंट को सपोर्ट करना अपेक्षित है। विरोध करने में क्या मतलब नहीं। आप सभी पावर सेक्टर से, इसलिए मैं पावर सेक्टर के बारे में बात मेरी सीमित करता हूँ कि 2003 तक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आने के पहले पावर सेक्टर एक अलग प्रकार से चलता था। अभी सभी राज्यों में शायद बोर्ड थे। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था। फिर पता चला अगर हमें स्पर्धा करनी है, कंपटीशन में आना है और पूरे देश की जो हमारी बिजली की आपूर्ति है उसको पूरा अगर करना है तो हमें 2003 में एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लाना जरूरी था। वो एक्ट क्या कहता था कि हर राज्य में जो ट्रांसमिशन कंपनी है, पारेषण कंपनी, उसको अलग बनाओ। इट शुड बी इंडिपेंडेंट सेपरेट कंपनी। और जनरेशन और डिस्कॉम कैन बी वन कंपनी। काफी राज्यों ने जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन
इस सब कंपनी को अलग अलग किया, जिसको अनबंडलिंग कहते हैं। अनबंडलिंग ये एक्ट है, उस समय अनबंडलिंग हो गया, लेकिन वो अनबंडलिंग अभी भी हो सकता है। जैसे महाराष्ट्र में महावितरण कंपनी का अनबंडलिंग एक बार 2006 में हुआ है, और दूसरा एक अनबंडलिंग अभी हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने उसको अनुमति दी है। जो महावितरण कंपनी है, वो कंपनी में से और एक कंपनी भी बन के बाहर आ रही है, जो एग्रीकल्चर कंपनी रहेंगी। तो उसका मूल आधार क्या है? वो एक्ट अनबंडलिंग हो रहा है। उसको कोई डीमर्जर कह रहे हैं, कोई अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन वो जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर कंपनी और एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को जब तक हम अलग प्रकार से डील नहीं करते, तब तक बाकी जो कंज्यूमर्स है उसको हम अच्छी तरह से सेवा नहीं दे सकते हैं। आज महाराष्ट्र में 3 करोड़ 60 लाख ग्राहक है, और 3 करोड़ 60 लाख ग्राहक में से लगभग 45 लाख ये एग्रीकल्चर है। लेकिन उर्वरित जो है उसमें इंडस्ट्रीज है, डेटा सेंटर है, सभी है। इनको तो रिलायबल पावर चाहिए, रीजनेबल रेट में पावर चाहिए, अच्छी पावर चाहिए। किसानों की समस्या और कुछ है, किसान को पावर चाहिए, दिन में पावर चाहिए, लेकिन उसको सब्सिडाइज रेट में पावर चाहिए। तो ये सब करते समय हर राज्य में एक प्रकार की स्पर्धा निर्माण हुई है। तो उसके तहत महाराष्ट्र में एक अलग से कंपनी बन रही है। अगर ये बन रही है तो हमें पूरे ये परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हमें सपोर्ट करना अपेक्षित है। उसको विरोध करने की जरूरत नहीं है। आपके कुछ अगर मुद्दे हैं, कुछ आपको कंफ्यूजन है, वो आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत है। अनबंडलिंग के साथ साथ में हर प्रदेश में अभी फ्रेंचाइजीज भी अपॉइंट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी फ्रेंचाइजी है। मुमरा, दीवा, कलवा, इस जगह एक प्राइवेट कंपनी फ्रेंचाइजी का सर्विस दे रही है। उसका लाभ ऐसा हो रहा है कि महावितरण को लाभ हो रहा है। जो चीज़ें महावितरण नहीं कर पाई, वो प्राइवेट कंपनी कर पा रही है। और इसके लिए मैं सभी पार्टियों के, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को मैं इसको जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से एक इंडिसिप्लिन निर्माण की थी। तो अगर फ्रेंचाइजी भी आती है तो वो कुछ देश हित में आ रही है, ये भी सोचने का प्रयास करो। अगर आपको लगा कि वो देश हित में नहीं है तो फिर आप लड़ सकते हो। लेकिन कोई भी कंपनी अगर चलानी है तो कंपनी के कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक स्टेक होल्डर होता है गवर्नमेंट, दूसरा स्टेक होल्डर होता है रेगुलेटर। रेगुलेटर में दुनिया भर के सब जो लेबर लॉज है, इनकम टैक्स है, कंपनी लॉ है, इस प्रकार के रेगुलेटर्स होते हैं। एक होता है लेंडर, बैंकर जो पैसा देता है उसका, वो भी स्टेक होल्डर होता है, उसको भी अपना हित देखना है। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज, ये भी एक स्टेक होल्डर होता है। लेकिन क्या है, अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉय एज ए स्टेक होल्डर, he always thinks that I am the only stakeholder, nobody else is stakeholder। हर एक के विचार से जब आप विचार करोगे, हर एक के एंगल से विचार करोगे, तो आपको पता चलेगा उसका भी कोई एंगल है। अगर बैंक आपको लोन दे रही है तो बैंक कहते हैं कि हमें समय पे पैसा दो, समय पे भुगतान करो। अगर सरकार कहती है कि मैंने पैसा डाला है एज ए इक्विटी शेयर होल्डर, तो मुझे भी कंपनी प्रॉफिट पे चाहिए। रेगुलेटर भी कहेगा, एमईआरसी भी कहेगा कि आपने ऐसे अगर टैरिफ ऑर्डर पास की थी तो आपके रेगुलेशन होना जरूरी है। और फिर एम्प्लॉय, अब मुझे जो लगता है कि ये हर स्टेक होल्डर एक दूसरे के एंगल में न सोचते हुए अपनी बाजू रखते हैं। आप जब तक ये पूरे परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचोगे तो टकराव की स्थिति ये चलती रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पूरी तरह से ऐसा ध्यान दे के ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि देश के हित में हम काम कर रहे हैं। अब देश के हित में काम करने का मतलब ये है कि अगर हम ऊर्जा क्षेत्र में कर्मचारी करके काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सही ढंग से काम करना है। लेकिन वही व्यक्ति 8 घंटे के बाद जब घर में आता है तो देश का नागरिक है, नागरिक करके भी उसके हित में काम कर रहा है। सुबह की संघ की शाखा में भी जाना है, संघ के विचार में उसको प्रैक्टिस करना है। तो इस प्रकार का कुल मिलाकर जब हम सोचेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि टकराव की बातें नहीं आएगी। अभी हर एम्प्लॉयर
और एम्प्लॉय के बीच में गैप क्यों रहती है? मैंने बताया कि मैं एम्प्लॉय भी था, मैं एम्प्लॉयर भी था, मेरी खुद की भी एक कंपनी है। इसका अगर अब मैं सोचने की जब कोशिश किया तो मुझे उत्तर यह मिला कि एम्प्लॉयर इज ऑलवेज इन फ्यूचर एंड एम्प्लॉय इज ऑलवेज इन प्रेजेंट और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन पास्ट। अब ये जो दरी है, ये दरी के कारण दोनों में का जो संघर्ष है, एम्प्लॉयर को लगता है कि हम इतना कर रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। एम्प्लॉय को लगता है कि हम इतना काम कर रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो व्हाई एम्प्लॉयर हैज टू लिव इन फ्यूचर? कि उसको आपको अगर पगार देना है, आपकी रोजी रोटी अगर चलाना है, तो उसको कंटिन्यूसली इनोवेशन करना है, अपग्रेडेशन करना है, स्पर्धा में रहना है और उसको बिजनेस लाना है। और बिजनेस लाने के लिए उसको प्रोजेक्शंस करना है, बैंकों से बात करनी है। जब तक उसको उसकी ऑर्डर बुक पोजीशन, बिजनेस की ऑर्डर बुक पोजीशन दिखाई नहीं देती 5 साल तक, तब तक वो स्वस्थ नहीं बढ़ सकता है। और कर्मचारी कल तक तो ऐसा था, आज को ऐसा और ऐसा करता है। इसलिए जब तक एम्प्लॉयर ये बात नहीं समझ सकता है कि भाई मुझे प्रेजेंट में भी सोचना है, पास्ट का भी सोचना है और एम्प्लॉयर की भूमिका में भी जाना है, और जब तक एम्प्लॉयर के दुख दर्द नहीं समझ में आता है, तब तक ये दरी बने रहेगी। मैं एम्प्लॉयर के पक्ष में भी इसलिए बोलना चाहता हूँ, अगर कोई बिजनेस डालता है तो अपना घर गिरवी रखता है, अपने पत्नी को डायरेक्टर बना के वो गवर्नमेंट के फॉर्म पे सही करता है, अगर वो फेल होता है तो वो जेल में भी जा सकता है। तो उसका भी कंट्रीब्यूशन देश के हित में है, उसको हमने रिकॉग्नाइज करना है। सिमिलरली एम्प्लॉय भी अपना घर द्वार खोल के 8 घंटा 10 घंटा जब सर्विस करता है, मशीन के साथ उसका पूरा काम चलता है, तो उसका भी कमिटमेंट होता है। इसलिए दोनों भी स्टेक होल्डर ने एक दूसरे के बारे में सोचना यह बहुत अपेक्षित है। रहा सवाल महाराष्ट्र का, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। 2014 के पहले महाराष्ट्र की पावर की रिक्वायरमेंट 14-15 हज़ार मेगावाट थी। आज वो रिक्वायरमेंट 12 साल में 30,000 मेगावाट तक चली गई है। 1947 से लेकर 2024 तक हमने पावर परचेस एग्रीमेंट 37,000 मेगावाट की किए थे, 47 टू 2024। लेकिन लास्ट 2 सालों में हमने पावर परचेस एग्रीमेंट और 45,000 करोड़ की है। महाराष्ट्र की रिक्वायरमेंट आज 30,000 मेगावाट की है और जल्दी 45,000 मेगावाट की होने वाली है। वहाँ देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, जो ऊर्जा मंत्री भी है, उन्होंने पहले से ही महाराष्ट्र में 85,000 मेगावाट के पावर परचेस एग्रीमेंट साइन कर लिए है। उसमें न्यूक्लियर भी है। ये आपका बुद्धिभ्रम किया जा सकता है कि न्यूक्लियर नहीं आना चाहिए। आप सोच समझ के देखिए न्यूक्लियर क्यों आना चाहिए। अगर हमें पोल्यूशन फ्री वातावरण में रहना है तो थर्मल को रिप्लेस अगर कोई कर सकता है तो न्यूक्लियर कर सकता है, क्योंकि थर्मल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बाकी नहीं कर सकते। विंड कर सकता है, विंड 24 घंटे बिजली बनाता है, लेकिन साल में 2-3 महीने चलती है और उसकी जो बिजली रहती है वो उस समय रहती है जब डिमांड नहीं होती है। सोलर 365 दिन में से 300 दिन मिलता है, लेकिन 12 घंटों में से 8 घंटे मिलता है। तो बाकी समय की आपूर्ति करने के लिए हमको थर्मल ही चाहिए, और थर्मल को रिप्लेस करना है तो न्यूक्लियर पे जाना पड़ेगा। तो ये पूरा समझ के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे। इसी प्रकार आज स्मार्ट मीटर की एक बहुत बड़ी विरोधी भूमिका चल रही है। 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाओ। और स्मार्ट मीटर लगाना क्यों लगाना चाहिए पहले समझ लीजिए। एक तो मीटर लगाना ये डिस्कॉम की जिम्मेदारी है और डिस्कॉम की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए डिस्कॉम कैन नॉट चार्ज फॉर दैट। मीटर ही डिस्कॉम अपने ही पैसे से लगाता है और वो कितने बार भी लगा सकता है, कितने बार भी बदल सकता है, क्योंकि रेगुलेटरी कमीशन कहता है आपको करेक्ट रीडिंग देने वाला मीटर चाहिए। अब ये स्मार्ट मीटर यानी क्या है? स्मार्ट मीटर यानी ऐसा है कि अगर कोई बिल नहीं भरता है समय पे तो उसका डिस्कनेक्शन तुरंत हो सकता है। अन्यथा आज हमारा एम्प्लॉय जाता है, आता है, एक्शन नहीं होते। आज मोबाइल कंपनी घाटे में क्यों नहीं है? क्योंकि उसका डिस्कनेक्शन में बैठे बैठे हो सकता है। उसी प्रकार स्मार्ट मीटर में वो एक सुविधा है। दूसरा, स्मार्ट मीटर में एक ऐसी सुविधा रहेगी कि आप स्मार्ट मीटर के स्मार्टफोन के जरिए
आप एक एक घंटे में देख सकते हो कि मेरा कंजम्पशन कितना है। सोलर आवर्स में डिफरेंशियल टैरिफ रेट भी है। उसका मतलब यह है कि अगर मुझे घर की जो इस्त्री चलानी है, वॉशिंग मशीन चलानी है, कोई छोटी चक्की है, गिरनी चलानी है जिससे कंजम्पशन ज़्यादा है, तो मैं वो प्लान कर सकता हूँ कि दोपहर को अगर मैं 2 बजे करूँगा तो मुझे लाइट का बिल कम आएगा, इस प्रकार के। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंटली स्मार्ट मीटर में लॉसेस बड़े पैमाने पे कंट्रोल में होने वाले। लॉसेस अगर कम होंगे तो महावितरण का लॉस कम होगा और ग्राहकों के उसमें फायदा है, इसलिए लॉसेस भी कम होते हैं और कम्युनिकेशन भी स्मार्ट मीटर के द्वारा चलते रहता है। आज महाराष्ट्र में 2 करोड़ 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाने अपेक्षित थे। 1 करोड़ 20 लाख ऑलरेडी लगा दिए और 1 करोड़ 20 लाख में से केवल मात्र 200 मीटर फॉल्टी निकले। स्मार्ट मीटर में फॉल्टी मीटर निकले, टेक्निकल इशू, केवल मात्र 200। कितना उसका परसेंटेज है वो चेंज किए। अन्यथा मैंने भी स्मार्ट मीटर लगाया हूँ। स्मार्ट मीटर के माध्यम से मैं भी एक सैटिस्फाइड कंज्यूमर है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये चीज़ अगर आप समझ के आप भी महावितरण के बारे में ऐसे यूनियन कहूँगा कि स्मार्ट मीटर लगाना चाहिए, तो आपकी विशेषता लोगों में पता चलेगी। अन्यथा सभी लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम भी विरोध कर रहे हैं। और जब जनता को पता चलेगा कि ये स्मार्ट मीटर तो अच्छा है, तो उसका लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लोग उनको बार बार चुन के दे रहे हैं, उन्होंने तो अपना कनेक्ट कर लिया है। इसलिए जो सही रास्ते पे चलने वाली बस है, वो बस में सवार होना कोई गलत नहीं है। अगर गलत रास्ते पे चल रही है तो जरूर हमें विरोध करना चाहिए। मैं अगर ऐसे बोलते रहूँगा तो और 1-2 घंटा बात करूँगा, समय कम है, मुझे भी वापस जाना है, इसलिए मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।